Hello everyone. Today I will talk about doctrine of res judicata. If we see the literal meaning of the word res judicata, it is derived from two Latin words. Those two Latin words are res and judicata. And if we see the meaning of word res means a thing. And judicata means already decided. सो रेस जुडिकाटा का लिटरल मीनिंग ये है कि अ थिंग ऑलरेडी डिसाइडेड. And if we see the doctrine of res judicata, the doctrine of res judicata is derived from or is based on three Latin maxims. Those three Latin maxims are nemo dabit vis vexari pro una et adam causa, which means that no man should be vexed twice for same cause of action. And the other Latin maxim is intrust republicae at sit finis litium, which says that it is in the interest of state that a litigation should come to an end. क्योंकि अगर एक ही लिटिगेशन बार बार चली जाएगी तो वो कोर्ट के ऊपर बर्डन बन जाएगी, वो स्टेट के ऊपर बर्डन बन जाएगी. एंड द थर्ड मैक्सिम इज रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेत ऑसिपिटर, which means or which says that a court decision should be accepted as correct. कि हमारा जो भी कोर्ट का डिसीजन होएगा कि हम उसको करेक्ट ही मानेंगे, उसके कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डाउट नहीं करेंगे. तो ये सारी हमारी जो हमने अभी तीन मैक्सिम्स जो लेटिन मैक्सिम्स हैं जो डिस्कस करी, उसके ऊपर ही हमारी जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा वो बेस्ड है. अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर कैसे बेस्ड है, क्योंकि ये तीनों क्या कह रही हैं. ये तीनों एक तो पब्लिक पॉलिसी बता रही हैं और एक बता रही है कि प्राइवेट इंटरेस्ट. पब्लिक पॉलिसी कैसे कि मतलब अगर लिटिगेशन एक ही लिटिगेशन बार बार चली जाएगी, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे बार बार लिटिगेशन होंगी, तो वो कोर्ट के ऊपर बर्डन बन जाएगी कि वो एक ही पॉइंट को बार बार डिस्कस करना पड़ रहा है. और प्राइवेट इंटरेस्ट में कैसे कि एक इंसान है जो एक बार जिसके अगेंस्ट लिटिगेशन चल चुकी है एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, उसको बार बार स्यू करके परेशान नहीं करा जा सकता. तो ऐसे ही जो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है, about section 11 of civil procedure code, which embodies the principle of or the doctrine of res judicata, says that if once a matter is finally decided by a competent court, then no party can be permitted to reopen it in subsequent litigation. कि अगर एक मैटर है जो एक competent कोर्ट द्वारा फाइनली डिसाइड हो चुका है, तो कोई भी पार्टी को उस मैटर को दोबारा रीओपन करने के लिए लोन अलाउ नहीं करा जाएगा इन सब्सिक्वेंट लिटिगेशन. तो अगर हम सेक्शन 11 की वर्डिंग देखें तो मैं आपको सेक्शन 11 की वर्डिंग के साथ फ्लो चार्ट बना के समझाता हूँ कि रेस जुडिकाटा की बार लगती कब है. तो अगर हम सेक्शन 11 देखें तो सेक्शन 11 क्या कह रहा है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू. तो अगर मतलब यहाँ पे बार इसके ऊपर लग रही है ट्रायल, ट्राई यहाँ पे वर्ड लिखा गया है ट्राई. ट्राई मींस ट्रायल. कोई भी कोर्ट है जो उस सब्सिक्वेंट सूट को या इशू के ट्रायल को नहीं सुनेगी, ट्रायल नहीं करेगी. कौन से इशू, एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन directly and substantially issue in former suit. तो यहां पे हमारे पास क्या आया कि अगर कोई भी मैटर डायरेक्टली और substantially, pardon for my handwriting, is matter directly or substantially इन इशू था फॉर्मर सूट में, जो कि कंपीटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका है. और यही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है सब्सिक्वेंट सूट में.
तो जो सब्सिक्वेंट सूट है इसके ट्रायल के ऊपर बार लग जाएगी। किसके ऊपर बार लग जाएगी? ट्रायल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि कोई भी मैटर है जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था फॉर्मर सूट में, वो ही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है सब्सिक्वेंट सूट में, तो सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर बार लग जाएगी। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, सपोज ए ने, देयर इज अ पार्टी ए पार्टी है, ए ने बी को स्यू करा, किस लिए? फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। से कॉन्ट्रैक्ट C1, ए और बी के बीच पे कॉन्ट्रैक्ट था C1, जिसके ब्रीच के बेसिस के ऊपर ए ने बी को डैमेजेस के लिए स्यू करा। सूट हो गया डिसमिस। यहां पे मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया सूट डिसमिस। अब यहां पे रेस जुडिकाटा की बार कब लगेगी कि ए सेम कॉन्ट्रैक्ट C1 के लिए फॉर डैमेजेस बी के खिलाफ स्यू नहीं कर सकता, उस सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर बार लग जाएगी। कब? जब सब्सिक्वेंट सूट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या समझ आ गया कि कोई भी मैटर जो फॉर्मर सूट जो डिसाइड हो चुका है उसमें डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, और वो ही मैटर सब्सिक्वेंट सूट में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, तो उसके ट्रायल के ऊपर, सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर बार लग जाएगी रेस जुडिकाटा की। तो अगर हम सेकंड कंडीशन देखें जो कि सेक्शन 11 में बताई गई है, तो वो क्या कह रही है? सेम पार्टीज और persons claiming through them फॉर एग्जाम्पल ए ने फॉर्मर सूट में बी के खिलाफ करा था, सूट फाइल करा था जो डिसमिस हो गया। ठीक है, अगर वही सेम मैटर के ऊपर ए सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है बी के खिलाफ, तो ए सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर बार लग जाएगी। यहाँ पे क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? पार्टी सेम होनी चाहिए। जो कि फॉर्मर सूट में पार्टीज थी वो ही पार्टीज सब्सिक्वेंट सूट में है, या फिर सब्सिक्वेंट सूट में उन पर जो पार्टीज थी और बी उनके थ्रू कोई क्लेम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए ने, फॉर्मर सूट चला था ए और बी के बीच पोजेशन का, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से पी। ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल करा पोजेशन के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी? पी प्रॉपर्टी के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल डीड। अब कोई बंदा एक्स के थ्रू अगर इस टाइटल डीड के ऊपर ही बी के खिलाफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का सूट फाइल करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल डीड, तो यहां पे बार लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्स है यहां पे ए के थ्रू क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सेकंड कंडीशन कौन सी आई कि फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट में पार्टीज सेम होनी चाहिए, और बार ऑफ रेस जुडिकाटा पार्टीज के ऊपर लगता है और पर्संस क्लेमिंग थ्रू द पार्टीज। तो अगर हम सेक्शन 11 देखें तो सेक्शन 11 की थर्ड कंडीशन कौन सी है? एनी ऑफ देम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल
कि कोई पर्सन सेम टाइटल के अंदर क्लेम कर रहा है, सेम टाइटल मीन्स अंडर सेम लीगल कैपेसिटी। अभी मैं आपको ये भी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, कई बार जुडिशरी के पेपर में ये डायरेक्ट पूछी गई है, इवन थो कई बार सेमेस्टर में भी पूछी जाती है। तो एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल ए था, कोई ए पर्सन था, उसने प्रॉपर्टी थी पी, एक मठ था, कोई मठ था, एक प्रॉपर्टी थी मठ, उसके पोजेशन के लिए ए पर्सन ने सू करा कि वो जो इसका महंत था प्रॉपर्टी का, मठ की प्रॉपर्टी का, उसका हेयर है। ए ने प्रॉपर्टी ऑफ मठ के पोजेशन के लिए सू करा कि वो महंत का हेयर है, ठीक है। तो उसका सूट डिसमिस हो गया, उसका जो पोजेशन के लिए सूट था डिसमिस हो गया। अगर वो ही ए बंदा सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एज अ मैनेजर, तो बार ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि फॉर्मर सूट में वो मठ की प्रॉपर्टी को एज अ हेयर क्लेम कर रहा है, वहां पे उसका टाइटल लग गया, लेकिन सब्सिक्वेंट सूट में वो एज अ मैनेजर पोजेशन मांग रहा है। और सब्सिक्वेंट सूट में वो क्या कर रहा है? एज अ मैनेजर वो पोजेशन को क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे उसका टाइटल अलग हो गया, वो सेम टाइटल में नहीं क्लेम कर रहा, वो सेम लीगल कैपेसिटी में नहीं क्लेम कर रहा, वो डिफरेंट लीगल कैपेसिटी में क्लेम कर रहा है फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में। वहां बार ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगेगी। तो इसका मतलब अगर हमने बार ऑफ रेस जुडिकाटा लगानी है तो दोनों पार्टीज का टाइटल सेम होना चाहिए, प्रीवियस सूट में भी और सब्सिक्वेंट सूट में भी। तो हमारे पास ये आ गई थर्ड कंडीशन। तो अगर हम सेक्शन 11 को फर्दर रीड करें, अगर हम सेक्शन तो हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या आती है रेस जुडिकाटा की, जो कि फुलफिल होनी चाहिए, वो है लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये क्या कहना चाहता है कि जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट डिसाइड करा, जिसके बिहाफ पे हम सब्सिक्वेंट सूट पे रेस जुडिकाटा की बार क्लेम कर रहे हैं, वो फॉर्मर सूट जिस कोर्ट ने डिसाइड करा था, उस कोर्ट के पास सब्सिक्वेंट सूट को डिसाइड करने की जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि फॉर्मर कोर्ट के पास फॉर्मर सूट को डिसाइड करने की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी। यहाँ पे हम ये देखेंगे क्या फॉर्मर कोर्ट ने, जिसने फॉर्मर सूट को डिसाइड करा है, उसके पास जो सब्सिक्वेंट सूट है जो अब उठाया है, उसको डिसाइड करने की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी। तो हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या आ गई? कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट, कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट। कौन सी कोर्ट? फॉर्मर कोर्ट। फॉर्मर कोर्ट की कंपिटेंसी टू डिसाइड द सब्सिक्वेंट सूट। ओके, तो हमारे पास ये होगी पहली चार कंडीशन रेस जुडिकाटा की। और इसके बाद अगर हम सेक्शन 11 को फर्दर रीड आउट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास फिफ्थ कंडीशन आती है। वो क्या है? has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। heard and finally decided। तो हमारे पास फिफ्थ कंडीशन कौन सी है कि जो फॉर्मर सूट है या फॉर्मर इशू है वो कंपीटेंट कोर्ट द्वारा मैरिट्स पे सुना गया है और मैरिट्स पे डिसाइड हुआ है। दैट मींस कि बोथ पार्टीज को सुनने के बाद ही कोर्ट ने डिसाइड करा है। अगर कोई इशू फर्स्ट पॉइंट पे ही डिसमिस हो जाता है बिना डिफेंडेंट को सुने, तो उस इशू पे बार ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगती। तो बार ऑफ रेस जुडिकाटा तभी लगती है जब बोथ पार्टीज को सुना जाता है और सुनने के बाद कोर्ट उसको फाइनली डिसाइड कर देती है। तो हमारे पास ये 5 कंडीशंस आई हैं रेस जुडिकाटा की, 5 एसेंशियल कंडीशंस हैं। ये पांचों की पांचों फुलफिल होनी चाहिए। हम इन पांचों की पांचों जब फुलफिल होएंगी तभी हम बार ऑफ रेस जुडिकाटा जो है क्लेम कर सकते हैं।
तो यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बार ऑफ रेस जुडिकाटा क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो बार ऑफ रेस जुडिकाटा है वो कोर्ट की ड्यूटी नहीं बनती उसको लगाने की। कोर्ट उसको अपने आप लगाने के लिए ऑन इट्स ऑन बाउंड नहीं है बार ऑफ रेस जुडिकाटा लगाने के लिए। डिफेंडेंट को क्लेम करना पड़ता है, डिफेंडेंट को क्लेम करना पड़ता है कि इस सूट के ऊपर बार ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद कोर्ट बार ऑफ रेस जुडिकाटा लगाएगी। कोर्ट की स्यू मोटो कोई ड्यूटी नहीं बनती बार ऑफ रेस जुडिकाटा लगाने की। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि यहाँ पे रिलेशन है फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट में, कि अगर फॉर्मर सूट एक कंपीटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है तो ही सब्सिक्वेंट जो सूट है उसके ऊपर बार ऑफ रेस जुडिकाटा लगेगी। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट को कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा सूट फॉर्मर सूट है और कौन सा सूट सब्सिक्वेंट सूट है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन 1 देखें सेक्शन 11 की, तो एक्सप्लेनेशन 1 कहती है सेक्शन 11 की कि जो सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ है जरूरी नहीं है वो फॉर्मर सूट हो। फॉर्मर सूट वो होएगा जो पहले डिसाइड हुआ है, ना कि ये देखेंगे कि पहले इंस्टीट्यूट कौन सा हो। ये मैं आपको एक टाइमलाइन बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सूट था, सूट 1 से S1, सूट था S1, ये इंस्टीट्यूट हुआ 1 Jan 2019 और से सूट 2 सब्सिक्वेंट ये इंस्टीट्यूट हुआ 2 Feb 2019। S1 इंस्टीट्यूट पहले हुआ, S2 इंस्टीट्यूट बाद में हुआ, लेकिन जो S2 था वो फाइनली डिसाइड हो गया 5th of अगस्त, और S1 हुआ 1st of September 2019। तो यहां पे हम देखें कि S2 बेशक बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन डिसाइड कब हुआ है? पहले। तो क्या कोर्ट कह रही है कि फॉर्मर सूट देखने के लिए और सब्सिक्वेंट सूट देखने के लिए डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करती। कौन सी चीज मैटर करती है? डेट ऑफ डिसीजन। तो जो सूट पहले डिसाइड होएगा वो फॉर्मर सूट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेस जुडिकाटा की डेफिनेशन होगी हमारी पूरी और एक्सप्लेनेशन 1 भी होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रेजेंटेटिव सूट का देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा की क्या एप्लीकेशन है, और हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।